जुबान। इसके अलावा आप बताइए कि अपभ्रंश को सबसे पहले माना के तौर पर किसने इस्तेमाल किया था? जुबान के माना में सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था? बताइए। ये बताइए। चंड ने। गुड। चंड ने। बहुत अच्छा। अच्छा, साथ ही साथ आप ये बताइए कि सबसे पहले अपभ्रंश को किसने तीन हिस्सों में तकसीम किया? किसने? मार्कंडे ने। कल पढ़ाया था। मार्कंडे ने अपभ्रंश को तीन हिस्सों में तकसीम किया। ठीक है, सब कल के सबक है। इसी तरह आगे चलते चलते अपभ्रंश की लोगों ने 5 किस्में बनाई। 2 किस्में बता चुका था, शोरशीनी अपभ्रंश, और फिर शोरशीनी से कई जुबानें आगे बढ़ी। ये तो शोरशीनी अपभ्रंश खुद अपभ्रंश की एक किस्म है, लेकिन शोरशीनी अपभ्रंश की भी 4 किस्में हैं। कौन कौन थी? खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी और गुजराती। अब खड़ी बोली की 2 किस्में हैं, उर्दू और हिंदी। फिर आइए आगे, तो खड़ी बोली जिस जुबान से या जिस खानदानी जुबान से ताल्लुक़ रखती है उसका नाम क्या है? मगरिबी हिंदी। अब मगरिबी हिंदी कितनी बोलियां हैं? 5। खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा और बुंदेली और कन्नौजी। ये सब कल मैं लिखाया था आपको, ठीक है? ये मैं आपको कल लिखाया था। चीज आप जान गए। अब साथ ही साथ और क्या जानना चाहते हैं आप? अब इसी का हम आगे बढ़ाएंगे। मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश क्या है, इसको आप जाने। मागधी अपभ्रंश, ठीक है। मागधी अपभ्रंश, ठीक है। मागधी अपभ्रंश का इर्तिका मागधी प्राकृत से हुआ। उसका चलन मशरिक के एक वसी खित्ते में था। इसमें बंगाल, असम, उड़ीसा और बिहार के इलाके शामिल, ठीक है। अब देखिए, एक सवाल ये पैदा होगा कि बिहारी जो जुबान है वो किस खानदानी जुबान से निकली है, या जुबान की वो कौन सी खानदान जिससे निकली, इसको आपको इल्म होना चाहिए। तो मागधी से। देखिए यहाँ इन इलाकों की जदीद जुबानें यानी बंगाली, आसामी, या आसाई हो गया, ये असल में आसामी है, आसामी, उड़िया और बिहारी, ठीक है। मागधी अपभ्रंश से निकली है। मागधी अपभ्रंश की बोलियों को जॉर्ज ग्रेयर्सन ने बिहारी के नाम से याद किया। अब एक सवाल ये बनेगा कि किसने बिहारी बोली नाम दिया? एक सवाल ये, किसने दिया? जॉर्ज ग्रेयर्सन ने। दूसरी बात, किस बोली का दूसरा नाम बिहारी है? तो अपभ्रंश, अपभ्रंश का दूसरा नाम बिहारी है। ये सब आपको ये कल मैंने पढ़ा दिया था। आज हमें क्या पढ़ना है, आगे देखिए। उर्दू मागधी अपभ्रंश। उर्दू मागधी अपभ्रंश शोरशीनी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश के दरमियान के इलाके की जुबान थी। इससे मशरकी हिंदी की बोलियां मारज वजूद में आई, जिनमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये किस जुबान की किस्म है, बताइए, कमेंट कीजिए। मशरकी हिंदी की। यहाँ देखिए ना, मशरकी हिंदी की कितनी किस्में हैं? 3। मशरकी हिंदी की 3 किस्में। कौन कौन? नंबर 1 अवधी, नंबर 2 बघेली और नंबर 3 क्या हो जाएगी? छत्तीसगढ़ी। अवधी इलाके अवध की बोली है, जिसका मरकज कहाँ है? लखनऊ है। इसका मरकज कहाँ है? लखनऊ में। ये आपके इल्म में होना चाहिए। सवालात इसी तरह बिल्कुल गहराई से बन रहे हैं, समझ गए? आगे आ जाइए। अब आ रहे हैं चौथी किस्म, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। इसका इर्तिका
महाराष्ट्री प्राकृत से हुआ। ये महाराष्ट्र के इलाके की ज़ुबान थी, उसके वतन से मौजूदा मराठी का इर्तिका हुआ। अब एक सवाल ये बनेगा कि मराठी जो है ये किस अपभ्रंश से निकला है? तो महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी का वजूद है। ठीक है, पांचवी और आखिरी किस्म देख लीजिए, शुमाल मगरबी अपभ्रंश। ये रोजमर्रो, ये कह रहे हैं दो जुमरों में, असल में देखिए कैसे लिखा है कि दो जुमरों में मुनकसिम है, यानी दो हिस्सों में तकसीम है। शुमाल मगरबी अपभ्रंश कितने में? दो में। प्राचीन अपभ्रंश, इसका इर्तिका सिंध के इलाके में हुआ और सिंधी जुबान निकली। अब एक सवाल ये है, जैसे अच्छा ये बताइए आपको समझ में कब आएगा कि किस अदीब का ये नुक्ता नज़र है कि उर्दू सिंधी से निकली है? बताइए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। किस अदीब की नुक्ता नज़र है? सलमान नदवी, ठीक है, सैयद सुलेमान नदवी, ठीक है। अब एक सवाल, ये तो बहुत पुराना सवाल हो चुका है। अब एक सवाल ये आएगा कि सिंधी जो जुबान है वह किससे निकली है? तो प्राचीन अपभ्रंश। किससे निकली है? प्राचीन अपभ्रंश से सिंधी निकली है। समझ गए? ये आपको मालूम नहीं होगा तो इसको लिख लीजिए अपने काम में। प्राचीन अपभ्रंश से सिंधी निकली है और सैयद सुलेमान नदवी का कौल है उर्दू सिंधी से निकली है। ये इस तरह इसका ताल्लुक बैठेगा। आगे जी दूसरी किस के कई, यानी अपभ्रंश इससे मगरिबी पंजाबी पैदा हुई, जिसे लहिंदा भी कहते हैं। सिंधी और लहिंदा मगरिबी पंजाबी में गहरा लिसानियाती रिश्ता पाया जाता है। इब्तदा में मशरकी पंजाबी का ताल्लुक भी कैकई यानी अपभ्रंश से था, लेकिन बाद के दौर में ये सुरचीनी अपभ्रंश के जेरे असर आ गई। ठीक है, यही वजह है कि गुजराती और राजस्थानी की तरह मशरकी पंजाबी को भी सुरचीनी अपभ्रंश के जुमरे में शामिल किया। इसकी जो अहम निकात है वो हमने आपको बताया। सबसे पहले ये आप कमेंट कीजिए, हमें फिर से कमेंट कीजिए, हमें एक एक लफ्ज़ आपको रटा रहे हैं ताकि आपकी तैयारी भी हो जाए, आपके पास इल्म भी हो जाए। ये जो पांचों किस्में हैं, किसकी किस्में हैं? कमेंट कीजिए एक मरतबा। ये जो पांचों किस्में हैं किसकी किस्में? किसी किस्में पढ़ रहे हैं? ये तो इल्म होना चाहिए ना, जहन हाजिर होना चाहिए। देखो जिस्म हाजिर हो जहन हाजिर ना हो तो फिर अपभ्रंश की। कोई प्राकृत पुतरा है, कोई अपभ्रंश? सब लोग बताइए, सब लोग बताइए ताकि हमें इल्म हो अपभ्रंश की। सब लोग कमेंट कीजिए अपभ्रंश की, ताकि हमें इल्म हो कि हम कौन सा चीज सबक पढ़ रहे हैं अपभ्रंश की। ठीक है, इतनी बात हो गई। आगे आ जाइए। अब हम आखिर में आ जाते हैं जदीद हिंद आरियाई। कदीम पढ़ लिया, उस्ता पढ़ लिया, अब आखिर में आ जाते हैं जदीद हिंद आरियाई जुबानों का इर्तिका। ये तो हमें इल्म है ना कि जदीद हिंद आरियाई का दौर कब से कब है, ये सब जगह मिलेगा आपको लिखा हुआ, ये आपके इल्म में होना चाहिए। सन 1000 ईस्वी तक पहुंचते पहुंचते अपभ्रंशों का खात्मा हो जाता है और अपभ्रंशों के बाद जो चीज वजूद में आती है उसी का नाम है जदीद हिंद आरियाई। देखिए, और उनकी जगह पूरे शुमाली हिंदुस्तान में मगरिब ता मशरिक भांत भांत, ये भांत भांत का मतलब तरह तरह, मतलब दक्कनी उर्दू के मुताबिक इसका मतलब होगा तरह तरह की बोलियां और जुबानें सर उठाने लगती हैं। जदीद हिंद आरियाई जुबानों के इर्तिका की तारीख यहीं से शुरू होती है। अब एक सवाल अगर ये आ जाए, पर अगर आपसे निकाल कर पूछ ले, बनाने वाले बना इस तरह बना ले कि जदीद हिंद आरियाई ज़ुबानों के इर्तिका की तारीख किससे मिलती है, तो अब क्या जवाब देंगे? अपभ्रंशों से, यानी अपभ्रंशों के खात्मे के बाद जदीद हिंद आरियाई ज़ुबानों के इर्तिका का आगाज़ हुआ या जदीद हिंद आरियाई का आगाज़ हुआ। ठीक है, ये अगर सवाल आ जाए कि जदीद हिंद आरियाई ज़ुबानों का इर्तिका किस बोली के बाद अमल में आया, तो कब किसके बाद अमल में आया? अपभ्रंशों के खात्मे के बाद। ये आपके इल्म में होना चाहिए। आगे आ जाइए। इसी आहाद में शुमाली हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद का सिलसिला भी शुरू होता है। अब देखिए यह बड़ा अहम टर्म है यहाँ से कि अब उर्दू, अब इसी से उर्दू से आप करीब होते चले जाएंगे। इसी आहाद में, किस आहाद में? जदीद हिंद आरियाई जुबानों के इर्तिका की तारीख यहीं से शुरू होती है
और इसी आहद में अब ये आपसे पूछ लिया जाए कहीं मजलिस में, कहीं भी इम्तिहान के अलावा भी मजलिस में या कोई इल्मी गुफ्तगू हो, उसमें बात चले और उस बात में ये सवाल रखा जाए कि हिंद आर्याई ज़माना तीन है, कदीम, उस्ता, जदीद। तो मुसलमानों की आमद किस हिंद आर्याई में हुआ? तो ये हमें इल्म में होनी चाहिए। किसमें? जदीद हिंद आर्याई के ज़माने में मुसलमानों की आमद का सिलसिला शुरू होता है। चलिए अब देखिए, कह रहे हैं कि मुसलमान एक कौम न थे, बल्कि उनमें तुर्क, ईरानी और अफगान शामिल थे, जिनकी अपनी अपनी ज़ुबानें थी। अरबी मुसलमानों की इन तीनों कौमों की मजहबी ज़ुबानें थी। मेरे को उस्ताद हैं सैयद अली मशरफ जायसी, उनकी किताब है उर्दू और अरबी, उर्दू ज़ुबान पर अरबी ज़ुबान का असर। बड़ी अच्छी किताब है और दोनों ज़ुबान के जो अल्फाज मुश्तरका हैं वो उन्होंने काफ़ी अल्फाज को जमा किया है। तो जैसे इन्होंने कहा ना, अरबी मुसलमानों की मुश्तरका ज़ुबान है, यानी तुर्क की भी ज़ुबान है, ईरान के भी और अफ़गान की। उनकी अपनी एक तहकीक के मुताबिक, और ये तहकीक पुरानी भी है, कि जिसका भी ताल्लुक़ मुस्लिम घराने से वो अरबी ज़ुबान जानता है। और उनका दावा इस ताल्लुक़ से ये है कि जो भी मुसलमान होता है उसके लिए ज़रूरी और लाजमी अमर होता है कि वह कलमा पढ़े, और वो जो कलमा है वो अरबी ज़ुबान में है। उनका अपना रिसर्च है, उनकी अपनी तहकीक है। ठीक है, तो अब देखिए, कह रहे हैं कि अरबी मुसलमानों की इन तीनों कौमों की, यानी तुर्क, ईरान और अफगान, पता ये चला जब मुसलमानों का जो कबीला हिंदुस्तान में है जदीद हिंद दरियाई में, वो किसी एक ख़ास तबका के लोग नहीं थे, बल्कि मुश्तरक लोग थे। यानी उसमें तुर्क भी थे, ईरानी भी थे और अफगान भी थे। इन मुसलमानों ने यहाँ आकर न सिर्फ सुकूनत इख्तियार की, बल्कि उनमें से कुछ लोगों ने हुकूमत की बागडोर भी संभाली। पहले उनका तसल्लुत पंजाब पर हुआ। अब देखिए, ये पंजाब का जो जिक्र यहाँ आया ना, यहाँ से मसला उठेगा। मसला कैसे उठेगा? अच्छा ये बताइए कि फिर अब जवाब दीजिए कि किस अदीब का ये कौल है कि उर्दू का मस्कन सबसे पहले पंजाब है? बताइए, या उर्दू की पैदाइश पंजाब से हुई है, ये बताइए। महमूद शेरानी। नहीं नहीं, बोलिए नहीं अब प्लीज़, और उसमें कमेंट में लिखिए। इससे क्या होगा कि आवाज़ नहीं टकराएगी। महमूद शेरानी, ठीक है। अब उनकी दलील भी यही है, चूंकि मुसलमानों की आमद सबसे पहले पंजाब में है। तब इसको आप ध्यान में रख कर पढ़िए ताकि आपके इल्म और मजबूत हो जाए। कह रहे हैं साहब किताब कि मुसलमानों का तसल्लुत पंजाब पर कायम हुआ। फिर ये लोग आगे बढ़ते हुए दिल्ली तक पहुंच गए और 1193 हिजरी ईस्वी में दिल्ली को फतह करके वहां अपनी बाकायदा हुकूमत कायम कर ली। ये आप काम अब इसको लिख लें आप इल्मी तौर पर, ये दोनों पर चीज़ को लिख लें आप इल्मी तौर पर। एक ये कि मुसलमानों की आमद सबसे पहले हिंदुस्तान के किस इलाके में? तो सबसे पहले पंजाब में, एक बात। दूसरी बात, मुसलमानों ने दिल्ली को कब फतह किया? 1193 ईस्वी में। ठीक है, इस सियासी तब्दीली के दूररस नताइज मुरतब हुए और शुमाली हिंदुस्तान में समाजी, तहजीबी व सकाफती नेज लिसानी सतह पर तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ रूनुमा होने लगी। सुनीति कुमार चटर्जी मुतवफ़ा, ये मीन जो होता है ना मुतवफ़ा, यानी उनकी वफ़ात की तारीख, मुतवफ़ा 1977 ईस्वी का ख्याल है कि अगर मुसलमान हिंदुस्तान में न आए होते तो जदीद हिंद आर्याई ज़ुबानों के अदबी आगाज़ व इर्तिक़ा में 2-1 सदी की ज़रूर ताख़ीर हो जाती। ये भी नोट कर लीजिए आप जल्दी से, ये आप निशानदेही कर लीजिए। जो लोग क्लास ले चुके हैं उनके पास एक किताब भी है और वीडियो भी मिल जाती है, तो इसको आप मैं निशान लगा। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है आवाज़ आ रही है। ऐसा है कि आवाज़ नहीं आ रही? सब लोग कमेंट जरा दीजिए तो, एक दो आदमी जवाब तो दीजिए तो कमेंट में। आवाज़ नहीं आ रही? आ रही, ठीक है। आप एक बार तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। तो ये जो अभी 4-5 लाइन हमने पढ़ाए हैं, यहाँ बहुत अहम है। यहाँ सवाल बनते हैं। ये प्रीवियस क्वेश्चन भी उठा के देखेंगे तो ये सवाल आ भी चुका है कि किस नक़ाद का ये कौल है कि अगर मुसलमान हिंदुस्तान में ना आए होते तो जदीद हिंद दरियाई ज़ुबानों के अदबी आगाज़ व इर्तिक़ा में 2-1 सदी ज़रूर ताख़ीर होती। कब है? सुनीति कुमार चटर्जी। आगे आ जाइए। कर जदीद हिंद दरियाई ज़ुबानों के आगाज़ व इर्तिक़ा की तारीख
सन 1000 ईस्वी तस्लीम की गई। लेकिन जी ये सवाल आ चुका है और सवाल आने के इम्कान भी आगे भी आ सकता है। लेकिन इन ज़बानों में अदब लगभग 13वीं सदी से परवान चढ़ता है। तमाम जदीद हिंद आरियाई ज़ुबानें और बोलियाँ किसी न किसी अपभ्रंश से पैदा हुई हैं, इसीलिए उनके न सिर्फ इलाक़े मुतय्यन हैं बल्कि बाज़ इलाक़ाई लिसानी ख़ुसूसियात भी उनमें अब तक पाई जाती हैं। ये जदीद हिंद आरियाई की कुछ बुनियादी और अहम बातें थी। अब चूँकि उन्होंने कहा ना कि जब मुसलमान आए, मुख्तलिफ गिरोह में आए, मुख्तलिफ इलाक़ों में फैले, तो जाहिर सी बात है इंसान जो जिस इलाके में होता है, एक इल्म और तहक़ीक़ के मुताबिक 10 किलोमीटर की दूरी पर और एक तहक़ीक़ के मुताबिक 13 से 14 किलोमीटर की दूरी पर ज़ुबानों में ज़रा से तब्दीली आती है। आप अपने इलाके में भी देखेंगे, या इतना नहीं तो कम से कम 15 या 17 किलोमीटर रख लें, थोड़ी सी तब्दीली ज़रूर होती है ज़ुबानों में, और बोलने तलफ़्फ़ुज़ में ज़रूर आगे पीछे होता है। अब इसको अब तकसीम कर रहे हैं, जदीद हिंद आरियाई ज़ुबानों की गिरोहबंदी। देखिए, जॉर्ज ग्रेयर्सन ने जदीद हिंद आरियाई ज़ुबानों को उनकी खुसूसियत के बिना पर बैरूनी और अंदरूनी ज़ुबानों में तकसीम किया। ठीक है, यहाँ आप दो सवाल बनेंगे। नंबर एक कि जदीद हिंद आरियाई ज़ुबानों की गिरोहबंदी सबसे पहले किसने की? जॉर्ज ग्रेयर्सन ने। किसने की? कमेंट कीजिए सब लोग। जॉर्ज ग्रेयर्सन ने, एक सवाल। दूसरा सवाल, जॉर्ज ग्रेयर्सन ने जदीद हिंद आरियाई को कितने हिस्सों में तकसीम किया? 2, 4, 5, 8, 2 हिस्सों में तकसीम किया। तीसरा सवाल इसी से बनेगा कि जदीद हिंद आरियाई ज़ुबानों को ग्रेयर्सन ने किन दो नामों में तकसीम किया? दाखिली बैरूनी, अंदरूनी बैरूनी, या खारजी बैरूनी? क्या होगा? बैरूनी और अंदरूनी, बैरूनी और अंदरूनी। ये आपको इल्म होना। चलिए, इन मुकम्मल गिरोह बंदी ज़ैल में पेश की जाती है, यानी बता रहे हैं कि कौन बैरूनी में है और कौन अंदरूनी में। देखिए, बैरूनी ज़ुबानें, बैरूनी को भी दो हिस्सों में तकसीम करके दिया है। देखिए, शुमाल मगरबी शाख लहिंदा यानी मगरबी पंजाब सिंधी, एक बात। दूसरी करें जुनूबी शाख मराठी, मशरकी शाख आसामी बंगाली उड़िया बिहारी, मैथिली मगही भोजपुरी, मशरकी ना मशरकी हिंदी अभी आया था ना 3, और यह है आसामी बंगाली उड़िया बिहारी। ये मशरकी हिंदुस्तानी है, ये 4, आसामी बंगाली उड़िया बिहारी, मशरकी हिंदुस्तानी और मशरकी हिंदी 3, मैथिली मगही भोजपुरी। उस्ता का देख लीजिए, मशरकी हिंदी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। आगे आ जाइए, ये अंदरूनी की हो गया। और मगरबी हिंदी, उसमें देख लीजिए मगरबी हिंदी में अभी ऊपर बताया था मैंने आपको, खड़ी बोली। खड़ी बोली की 2 किस्में, उर्दू हिंदी, ये भी साफ हो गया यहाँ। फिर अब हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली कन्नौजी, ये बहुत सवाल आता है, बार बार आता है। फिर देखिए राजस्थानी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, मालवी, जयपुरी, मेवाती। अब राजस्थान के इलाके में ये ज़ुबानें बोली जाती हैं, भेली, खानदेशी। पहाड़ी बोलियाँ भी हैं, देखिए हैं, नेपाली, गोरखाई। ये पूछ लेगा आपसे कि नेपाली किस में आती है, अंदरूनी में, बैरूनी में, पहाड़ी में, दाखिली में। तो पहाड़ी होगा तो पहाड़ी अपना हमने ले लेंगे। मगरबी पहाड़ी, शिमला और उसके आसपास के इलाके। ठीक है, ये तीनों जो आपने ज़माने पढ़े, कदीम हिंद आरियाई, उसके बाद आपने पढ़ा उस्ता हिंद आरियाई, जदीद हिंद आरियाई, ये आज की शायद 6ठी क्लास है। तो इन 6 क्लासों का आप मुताला कीजिए एक मरतबा। और अब तक आप नोट्स नहीं बनाए तो मैं आप ही के लिए कह रहा हूँ, बनाना शुरू कर दीजिए। जब तक आप अपने कलम को नहीं चलाएंगे, जब तक आप अपने अंदर तब्दीली महसूस नहीं करेंगे। हम अगर आप बना के भी आपको दे दें तो आप रट लेंगे, लेकिन अगर आपको उस नोट को बंद कर दिया जाए, आपसे कहा जाए कि आप लिखिए, तो आप लिखने में हिचकिचाहट महसूस करेंगे और आपको दिक्कत पेश आएगी। हम आपको निशानदेही कर दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, क्लास रिकॉर्ड करके भी दे रहे हैं, किताब भी दे रहे हैं। आपसे हम लिखवाना इसलिए चाह रहे हैं ताकि आपके अंदर सलाहियत आए। आप बिल्कुल निर्भर हो जाएंगे तो कभी भी आपके अंदर सलाहियत नहीं आएगी। ये चीज़ लिख लीजिए, कोई पढ़ाने वाला आपको बताएगा नहीं। सब लोग नोट हल्ला किए हुए हैं, उस नोट से सिर्फ आपकी गुमराही आपके अंदर आएगी, आपके पास इल्म नहीं आएगी, ये जान लीजिए आप। हम नोट्स बनाएंगे, हम अपने हिसाब से बनाएंगे ना, हमें क्या मालूम कि आपको क्या मालूम नहीं है। हम लिखेंगे, हमें हो सकता है ये चीज़ें मालूम हो, जो नहीं उसको बना कर देंगे। हम नोट्स आपसे बनवाना चाहते हैं, आप बच्चे तो हैं नहीं, हम आपको किताब दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। किताब कोई भी पढ़ाने वाला आपको नहीं देगा, ये जान लीजिए। वो इसलिए नहीं देते, मैं खुद को बताऊँ
कि जब अब किताब आपको मिल जाएगी तो पढ़ेंगे क्या, क्लास नहीं लेगा कोई। हालांकि ऐसा मसला नहीं है, किताब दीजिए, मुताला करवाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू वाले किताब पढ़ें। किताब ना पढ़ने के ही नतीजा ये है कि हम पहुंच जाते हैं पीएचडी तक, हमें सही से पढ़ना नहीं आता है और दिक्कत होती है। समझ रहे हैं। अब आइए यहाँ से मसला छिड़ता है उर्दू ज़ुबान का आगाज़ और इर्तिक़ा। चलिए अब आपसे पढ़वाएंगे। आप में से कोई एक आदमी माइक खोल, एक आदमी सिर्फ कोई माइक खोलिए और पढ़िए। जी सर। पढ़िए। उर्दू जबान का आगाज और इर्तिक़ा। हम्म, जैसा कि ऊपर बयान किया जा चुका है, हम्म, शुमाली हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद और दिल्ली में उनकी हुकूमत साजी 1193 ईस्वी के बाद यहाँ के नवा हिंदुओं और नौवारिद, नौवारिद। नववारिद मुसलमानों में हम्म, मेल जोल पैदा हुआ। हम्म, इस बाही मेल जोल और इख्तलात की वजह से यहाँ एक नई तहजीब परवान चढ़ने लगी और हम्म, दिल्ली के आसपास एक नई जबान का खमीर तैयार होने लगा। मुसलमानों की जबान तुर्की और फारसी थी। अरबी इनकी मजहबी जबान थी। जो मुसलमान पंजाब से आए थे, इनकी जबान कदीम पंजाबी थी। हम्म, इन तमाम ज़बानों का दिल्ली और नवाहे दिल्ली की बोलियों पर गहरा असर पड़ा और नहायत तेज़ी के साथ इन बोलियों में अरबी, फारसी, हम्म, तुर्की और पंजाबी ज़बानों के अल्फाज दाखिल होने लगे। वहीं नवाहे दिल्ली की ये बोलियां 1000 सन्ने ईस्वी के बाद शोरसेनी अपभ्रंश से हुई थी। हम्म, इन बोलियों में एक बोली खड़ी बोली थी जो दिल्ली के शुमाल, मशरिकी और मगरिबी हम्म, उत्तर प्रदेश के इलाकों हम्म, में सर उठा रही थी। हम्म, ये अगरचा एक कमज़ोर बोली थी और सिर्फ अपने ही इलाके तक महदूद थी, लेकिन बाज़ वजूह से उसे नौदार क्या है सर? कोशिश कीजिए, कोई बात नहीं। नौवारिद। नौवारिद मुसलमानों की सरपरस्ती हासिल हम्म, हो गई। चुनांचा ये चमक उठी और रफ्ता रफ्ता इसमें निखार पैदा होने लगा। हम्म, यही खड़ी बोली हमारी आज की उर्दू की बुनियाद और असल व असास है। बल्कि अगर ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि हम्म, बस ये पढ़ लीजिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। खड़ी बोली ही बन संवर कर उर्दू कहलाई। हम्म, उर्दू के इब्तदाई नाम हिंदी और हिंदवी पड़े, फिर ये रेख्ता कहलाई और बाद में जाकर ये अपने मौजूदा नाम उर्दू से पुकारी गई। आज से पता नहीं, इसमें तो शायद इस पेपर में नहीं आया था। पिछले के पिछले साल में ये सवाल आया था, उर्दू का पहला नाम क्या है, यही से सवाल बना था। समझ गए। चलिए, पढ़ के कैसे लगा आपको? आपने पढ़ा पर अगर आपको तो कुछ समझ में आया इसमें? जो पढ़ा उसी से पूछ रहा हूँ मैं। किसने पढ़ा था? बोलिए, आपसे पूछ रहा हूँ, किसने पढ़ा था? एजाज जी, क्या समझ में आया बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। हम अभी ज्वाइन किए हैं। कौन सी किताब है सर? हम बता देंगे, अभी क्लास ज्वाइन किए, हम बता देंगे आखिर में, ठीक है। क्या समझ में आया? एजाज बताइए, आपको पढ़ने का मौका दिए थे ना, तो कुछ बताइए, कुछ समझ में आया होगा ना। ये बहुत ज़रूरी है। अभी बहुत टाइम है, 6 महीना टाइम है इम्तिहान में। अभी से रटने का काम नहीं करना है, अभी पढ़ने का काम करना है। कुछ बताइए, एक दो लाइन कुछ भी बताइए। आपके अंदर ये, या किसी तालब इल्म के अंदर ये पैदा करना बहुत अहम मामला है ये। बताइए, इतना तो बताइए ना। इसमें ये बताया गया है कि उर्दू ज़ुबान आगाज़ के बारे में बात कही गई है। मुसलमानों की आमद दिल्ली में हुई है इतना सन में, और फिर जो है कि मुसलमानों की ज़ुबान यही थी, मुसलमान पहले पंजाब में आए। इतना तो समझे होंगे आप। बोलें, इसी बोलने के लिए क्लास में कराता हूँ, ठीक है। चलिए, ऊपर भी बात आई थी ना जदीद हिंद आरियाई में कि मुसलमानों की आमद सबसे पहले जो हिंदुस्तानी जो दायरा है, तो पंजाब के इलाके में मुसलमानों की आमद हुई। एक बात, पंजाब की तरफ से जब वो आगे बढ़े तो शुमाली हिंद की तरफ
यानी दिल्ली पर उन्होंने हमला किया या दिल्ली पर चढ़ाई की और दिल्ली को फतह किया सन 1193 ईस्वी। आपको लिखवा दिया था अभी, ठीक है। नौ वारिद का मतलब होता है नए, नए वारिद। नौ मुस्लिम, नया मुसलमान। नौजवान यानी नया नया जवान हुआ है, नई नई इसकी जवानी चढ़ी है। तो नौ वारिद जो मुश्किल होता है आपको पढ़ने के लिए, आसान हो गया। आ गया जी। बाहमी मेल जोल और इख्तलाफ की वजह से यहाँ एक नई तहजीब परवान चढ़ने लगी। जाहिर सी बात है, कुछ लोग आए थे बाहर से, पंजाब में आए। इस बर्क रफ्तारी के हिसाब से अगर चीज़ों को देखेंगे तो समझने मुश्किल होगी। धीरे 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 पहुँचे दिल्ली। तो जो लोग वहाँ गए अपनी ज़ुबान लेकर गए, जो वहाँ मुकीम थे उनकी एक ज़ुबान थी। जो लोग साथ जो गए यहाँ पंजाब से दिल्ली, उनकी अपनी एक तहजीब रही, और जो वहाँ थे उनकी एक तहजीब रही। तो दोनों के इख्तलात और दोनों के मेल जोल से एक नई ज़ुबान का खमीर तैयार हुआ। देखिए, यहाँ एक नया नज़रिया कायम होगा जो बहुत मशहूर नज़रिया उर्दू के ताल्लुक से। यही बुनियाद बनाएंगे आगे चलकर। आस पास एक नई ज़ुबान का खमीर तैयार होने लगा। मुसलमानों की ऐसी नज़रिए से फिर महमूद शिरानी का नज़रिया ख़त्म हो जाएगा। मुसलमानों की ज़ुबान तुर्की और फ़ारसी थी। अब देखिए, ये जो बताया ना कि मुसलमानों की ज़ुबान तुर्की और फ़ारसी थी, तो पता ये चला कि जब मुसलमान दिल्ली पहुँचे थे उस वक्त तक उनकी ज़ुबान उर्दू नहीं हो पाई थी, क्योंकि इसी बात से आगे साबित हो जाएगी जो नई ज़ुबान बनी वो उर्दू बनी। मुसलमानों की ज़ुबान तुर्की और फ़ारसी थी, अरबी उनकी मजहबी ज़ुबान थी। जो मुसलमान पंजाब से आए उनकी ज़ुबान कदीम पंजाबी थी। देख लीजिए, इन तमाम ज़ुबानों का दिल्ली और नवाहे दिल्ली की बोलियों पर गहरा असर पड़ा, और नहायत तेज़ी के साथ उन बोलियों में अरबी, फ़ारसी, तुर्की और पंजाबी ज़ुबानों के अल्फाज दाखिल होने लगे। आगे आइए। दिल्ली व नवाहे दिल्ली की ये बोलियाँ सन 1000 ईस्वी के बाद शोरशीनी अपभ्रंश से पैदा हुई। इन बोलियों में एक बोली खड़ी बोली थी जो दिल्ली के शुमाल, मशरकी और मगरबी उत्तर प्रदेश के इलाकों यानी बालाई दो आबे में सर उठा रही थी। ये अगरचे कमज़ोर बोली थी और सिर्फ अपने ही इलाके तक महदूद थी, लेकिन बाज़ वजूह से उससे नौवारिद मुसलमानों की सरपरस्ती हासिल हो गई। यानी जो मुसलमान दिल्ली की तरफ आए उस इलाके में वह ज़ुबान अभी पनप रही थी, अभी अपने आगाज़ की तरफ कायम थी, लेकिन जो नौवारिद मुसलमान हैं इनकी सरपरस्ती हासिल हुई और उसे मजबूती मिली, और चुनांच ये चमक उठी और रफ्ता रफ्ता उसमें निखार पैदा हुआ। किसमें? खड़ी बोली में। यही खड़ी बोली आज की उर्दू की असल और बुनियाद व आसास है। ध्यान में रखिएगा। बल्कि अगरचे ये कहा जाए कि का जो बेजाना होगा कि खड़ी बोली ही बन संवर कर उर्दू कहलाई। जैसे ऊपर बताया था मगरबी हिंदी में खड़ी बोली की दो किस्में, उर्दू और हिंदी। तो इस पैराग्राफ से हमें समझ में आ गया कि खड़ी बोली के असल जो है मगरबी हिंदी है और उर्दू के असल खड़ी बोली है। आगे आ जाइए। अब ये आपको याद रख लेना है, उर्दू के इब्तदाई नाम में क्या क्या है? हिंदी, हिंदवी, रेख्ता और बाद में उर्दू। ये चार नाम आप याद रख लीजिए इस किताब में जो जिक्र है, ठीक है। खड़ी बोली की कुछ खुसूसियात हैं जो आप इसी भी याद कर सकते हैं। नंबर 1, खड़ी बोली की बुनियादी खुसूसियत में की अस्मा यानी ज़मायर, सिफात और अफ़ार बिलउमूम तवील मुसव्वते होते हैं। मुसव्वत, अब देखिए मिसाल के सकते हैं, जैसे घोड़ा, मेरा, अच्छा, आया, ठीक है। इसलिए इस बोली को अलिफ पर ख़त्म होने वाली बोली कहते हैं, खड़ी बोली। करें आमपरा पढ़े हैं आप में से पढ़े होंगे आमपरा, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर पढ़ते हैं ना, उसको समझिए, याद कीजिए बचपन की चीज़ को, तो यहाँ समझने में आसानी हो जाएगी। उर्दू ने अपने इर्तिक़ा के आगाज़ से ही खड़ी बोली की इस लिसानी ख़ुसूसियत को इख्तियार किया। अलावा अज़ीम मतलब इसके अलावा उर्दू का ढांचा और केंडार सब कुछ खड़ी बोली का है। उसका कवायदी निज़ाम, उसके अफ़ाल, ज़मायर, हरूफ और उसके ज़ख़ीरे अल्फाज का मुतद भी यानी ज़्यादा, मुतद भी मतलब ज़्यादा हिस्सा भी खड़ी बोली ही से माखूज़ है। अगरचे नवाहे दिल्ली की दूसरी बोलियों मसलन हरियाणवी वगैरह के असरात भी उर्दू पर पड़े, लेकिन बुनियादी तौर पर खड़ी बोली ही ज़ायद है, यानी खड़ी बोली का असर ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस पैराग्राफ में भी एक दो सवाल हैं।
ये पैराग्राफ पे नजर रखिएगा। शुमाली हिंदुस्तान में 11वीं सदी में एक जैन आलिम गुजरे हैं जिनका नाम हेमचंद्र। ये देखिए, उन्होंने अपनी किताब हेमचंद्र शुभदा नौशासन में अपनी अपभ्रंश की शायरी के कुछ ऐसे नमूने पेश किए हैं जिसमें लफ्ज़ों की खड़ी शक्लें देखने को मिलती हैं। ये अदबी नमूने अपभ्रंश के आखिरी ज़माने के हैं जिनमें बोलियों की खड़ी शक्ल के बीज फूटते नज़र आते हैं। इसके आगे नहीं जाएंगे हम, क्योंकि अब बहुत अंदर तक बात की इन्होंने। ठीक है, हम ये समझ में आ गया कि उर्दू की आसास जिस बोली पर है वह है खड़ी बोली, और खड़ी बोली का ताल्लुक नवाए दिल्ली से है। ठीक है, अब देखिए यहाँ खड़ी बोली को जॉर्ज ग्रेयर्सन, यहाँ देखिए जॉर्ज ग्रेयर्सन मगरिबी हिंदी की बोलियों में शुमार करता है। मगरिबी हिंदी दरअसल किसी मखसूस ज़ुबान का नाम नहीं, बल्कि ये दिल्ली और उसके आसपास की 5 बोलियों के मजमूए का नाम है, जिनमें खड़ी बोली के अलावा हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी शामिल है। याद कर लीजिएगा, इसमें सवाल बनता है आमतौर पर। अगर एक साल नहीं बना दूसरे साल बन जाएगा। कभी ये पूछ लेंगे कि खड़ी बोली किससे है, मगरिबी हिंदी से। कभी ये पूछ लेंगे खड़ी बोली कितनी किस्में हैं, 2, उर्दू और हिंदी। कभी ये पूछ लेंगे मगरिबी हिंदी का नाम किसने दिया, ग्रेयर्सन। कभी ये पूछ लेंगे कि मगरिबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं, 5। कभी ये पूछ लेंगे कि मगरिबी हिंदी को तलफ़ुज़ के एतबार से कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, तो 2 अ और ऊ के हिसाब से। आगे आ जाइए, जब सवाल बनते इस तरह। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि हिंदा, चलिए यहाँ से कोई पढ़िए, पढ़ना भी जरूरी है। कोई एक दूसरा कोई पढ़िए, शुरू कीजिए। नुज़हत शुरू कीजिए। नुज़हत कौन है, सामने दिख रहा है आपका नाम? हमारा सर, हाँ पढ़िए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि हिंद आर्याई की इब्तिदा 1500 किबले मसीह में किबला नहीं है, कबले आर्य मसीह। 1500 कबले मसीह में आर्यों के 1500 के कबले मसीह में आर्यों के दाखिले हिंद से होती है। हिंद आर्याई का कदीम दौर 1500 ता 500 किबले मसीह यानी पूरे कबले 1000 मसीह, साल अभी बताया था ना, कबले कबले मसीह मसीह। हाँ 1000 साल तक कायम रहता है। इस दौर में यहाँ से संस्कृत जबान परवान चढ़ती है। संस्कृत जबान का जब जबरदस्त आलम और कवायद जबरदस्त आलिम, आलिम इतना और लिखना है। कवायद आलिम और कवायद दा पाई पानी पानीनी पानी पाणिनि इसी दौर में गुजरा है। हिंद आर्याई का दूसरा दौर वस्ती दौर उस्ता, कहलाता है, वस्ती जो नहीं पढ़ना है, वो 500 लफ्ज क्या असल में उस्ता है। वस्ता दौर कहलाता है, जो 500 कबले मसीह ता 1000 सन ईस्वी यानी ढेर 1500 साल तक कायम रहता है। इस दौर में पर प्राकृतें और आप वर्णिशें फ़िरोग पाती हैं। 1000 सन ईस्वी से हिंद आर्याई का दौर जदीद शुरू होता है और इसी वक्त से हिंदुस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में जदीद हिंदी आर्याई जवानों का इर्तिका की राह हम, हमवार हमवार होना शुरू हो जाती है। बस उर्दू एक इस पैराग्राफ में तीनों ज़माने के बारे में इख्तिसार के साथ बताया। कदीम हिंद आर्याई का ज़माना कब है, उस्ता हिंद आर्याई का ज़माना कब है, और जदीद हिंद आर्याई का ज़माना कब है। आपको पहले ही बताया जा चुका है, क्योंकि 6-7 दिन से क्लास हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, कोई और पढ़िए। चलिए, नुज़हत कहा था पढ़ने के लिए, पढ़िए। जी सर, क्या बोले? पढ़िए। जी, उर्दू एक जदीद हिंद आर्याई ज़बान है जिसकी दाग बेल हिंदुस्तान की दूसरी जदीद हिंद आर्याई ज़बानों की तरह 1000 से 9 ईस्वी के बाद पड़ती है और मगरबी हिंदी की एक बोली खड़ी बोली उसका माखिज बनती है। मगरबी हिंदी शोरसीनी अपभ्रंश के वतन से पैदा हुई थी और शोरसीनी अपभ्रंश शोरसीनी प्राकृत से निकली थी और दीगर प्राकृतों की तरह शोरसीनी प्राकृत की पैदाइश भी संस्कृत से हुई थी। इसी तरह यह कहना बेजा न होगा कि उर्दू का लिसानी ख़ानदान सिलसिला संस्कृत से जाकर मिल जाता है, क्योंकि जदीद हिंद आर्याई जिसमें उर्दू भी शामिल है कदीम हिंदुस्तान की इस ज़बान का तसलसल है कि जिसे संस्कृत कहते हैं।
इसी तरह हम देखते हैं कि उर्दू ज़बान की एक मरबूत निशानी तारीख और शजरा नस्ल है और इसका हिंद आर्याई पस मंज़र 3500 साल के अरसे को मुहित है। मुहित है। मुहित है। जी ठीक है। इस पैराग्राफ को समझा आपने? उर्दू जदीद हिंद आर्याई ज़ुबान है। मैं बताया ही था कि कोई सवाल अगर आ जाए कि उर्दू के बारे में पूछ लिया कि उर्दू का ताल्लुक किससे, कदीम से, वस्ता से, हिंद से, तो जदीद से। ठीक है। फिर अभी पढ़े हुए थे आप कि इसकी बुनियाद कब पड़ी। और मगरबी हिंदी की एक बोली खड़ी बोली उसका माखज़ बनती है। मगरबी हिंदी शोशिन या भ्रंश के वतन से पैदा हुई। इस तरह आप पूरी बातें पढ़ ली। ठीक है। कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे। यहाँ से अब यहाँ से नया सबक शुरू करेंगे। कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए आप लोग। एकदम क्या सवाल पूछे सर? आप तो कभी कभी डूब जाते हैं। क्यों? कल परसों क्लास नहीं हो पाई। क्लास नहीं हो पाई क्यों?